गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बीएड के अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो केमिस्ट्री जो है या रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है शिक्षण का, टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें अपने टॉपिक शुरू किया था प्रयोगशाला या जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, उसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ पॉइंट उसके अपने पीछे वाली जो वीडियो है तो उसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो इससे पहले रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वीडियो बना दिए मैंने, जिन्होंने वो नहीं देखी वो देख लेना। कि एक तो पहले अपने सबसे पहले देखा था रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता के पॉइंट में डिस्कस किए थे। उसमें हमने ये देखा था कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की जो आवश्यकता है टीचर को क्यों पड़ती है, और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता बच्चों को क्यों पड़ती है। ठीक है, तो दोनों ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था कि बच्चों के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों होती है और शिक्षक के लिए रसायन विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद हमने देखा था फिर दूसरी नंबर पे जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का जो महत्व है, ये अपने कह सकते लाभ, इसके जो है फायदे क्या हैं। इसमें भी अपने फिर दोनों तरफ से देखा रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसका बच्चों के लिए क्या फायदा है या बच्चों को इसका क्या लाभ मिलता है। और दूसरा हमने देखा कि रसायन विज्ञान जो प्रयोगशाला है उसका शिक्षक के लिए क्या महत्व है, शिक्षक को इससे क्या लाभ होता है। तो दोनों ही प्रकार से अपने इसके बारे में पढ़ा था कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए क्या लाभ है। उसके बाद आज अपने डिस्कस करना है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए टॉपिक अपना क्लास जो है बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए कॉमन है सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है, शिक्षण शास्त्र का टीचिंग सब्जेक्ट, और प्रकरण है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। और आज अपने प्रकरण के अंदर जो पॉइंट डिस्कस करना है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन, और फिर अपन देखेंगे रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा। ठीक है, तो डिजाइन जो है इसके अंदर तो हमने ये देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो होती है उसका जो है भवन है ना, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, भवन जो है किस प्रकार का बना हो, उसमें क्या क्या सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, उसमें फर्नीचर वगैरह सीटिंग व्यवस्था या खिड़कियाँ जो कुछ भी होता है वो सारा देखेंगे डिजाइन के अंदर। और सुरक्षा जो है, सुरक्षा के अंदर अपने ये देखना है कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर से बच्चे प्रयोगात्मक कार्य करते हैं शिक्षक की देखरेख में। ठीक है, या शिक्षक की उपस्थिति में भी हो सकता है शिक्षक बच्चों को कार्य दे दे और बच्चे अपने आप कर रहे हो। तो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करते समय किन किन बातों में जो है सुरक्षा जरूरी होती है, या मतलब कार्य करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सुरक्षा की तरफ में देखें किन किन चीज़ों की सुरक्षा जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट अपने डिस्कस करने हैं। तो पहले अपने इसके अंदर बात कर लेंगे डिजाइन की, और डिजाइन के बाद फिर अपने बात कर लेंगे इसकी सुरक्षा की। तो अगर अपने इसके डिजाइन की पहले बात करें तो जो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है, अब इसका डिजाइन अलग अलग जो है बुकों में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है। अपने यूँ कह सकते हैं कि डिजाइन जो है वो एक तो बच्चों की संख्या पे भी डिपेंड करता है कि अपने कितने बच्चों के लिए जो है प्रयोगशाला जो है डिजाइन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, मतलब कितनी कैपेसिटी वाली है ना। तो वो जो संख्या के आधार पे भी अपने इसका डिजाइन जो है वो अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं कि अपने कितने बच्चों वाली प्रयोगशाला का डिजाइन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर ये बात डिपेंड करती है। तो आज अपने एक आदर्श रसायन विज्ञान प्रयोगशाला जो है उसके डिजाइन की बात करते हैं, जो कॉमन रूप से प्रारूप जो है या डिजाइन जो है उपयोग में लिया जाता है। तो एक आदर्श जो रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है उसमें ये माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 विद्यार्थी जो है उस प्रयोगशाला में एक साथ कार्य कर सके, तो उसको आदर्श अपने मान सकते हैं। इससे ज़्यादा संख्या वाली प्रयोगशाला मतलब प्रारूप वाली नहीं होनी चाहिए।
तो 30 विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, 25 भी 20 भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 30 विद्यार्थियों तक की जो प्रयोगशाला का डिज़ाइन है उसको आदर्श रूप या डिज़ाइन मानते हैं। ठीक है, और यदि हम 30 विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला बनाना चाह रहे हैं, मतलब अपने डिजाइन करने जा रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 विद्यार्थी जो है प्रैक्टिकल कर सके, प्रयोगात्मक कार्य कर सके, तो उसके लिए जो प्रारूप होगा उसका डिजाइन है, तो उसके लिए फर्श का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट होना चाहिए। तो 30 विद्यार्थियों के लिए जो प्रयोगशाला है अगर अपने बनाने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं, तो उसका जो फर्श है वो 1000 जो है वर्ग फुट उसका क्षेत्रफल होना चाहिए फर्श का। और अपने यूँ भी कह सकते हैं इसकी जो है लंबाई 45 फुट, चौड़ाई 25 फुट, मतलब 45 × 25, 45 बाई 25 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है इसका अनुपात होना चाहिए प्रयोगशाला जो है उसके भवन का। ठीक है, तो जब आप लंबाई 45 फुट रखोगे, प्रयोगशाला के भवन की चौड़ाई 25 फुट रखोगे, तो उसके फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 1000 वर्ग फुट जो है वो बनेगा। ठीक है, इसमें फिर जो है विद्यार्थी वो अच्छे से सही तरीके से कार्य कर पाएंगे, उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 विद्यार्थियों वाली गाड़ी का मतलब प्रयोगशाला अपने बनाने जा रहे हैं, तो उसका जो आपने फर्श का क्षेत्रफल है जो उसका क्षेत्रफल जो है 1000 वर्ग फुट, ये आपने कह सकते हैं लंबाई 45, चौड़ाई 25 इसकी जो है होनी चाहिए। तो फिर ये आदर्श रूप से जो है बनेंगे और बच्चे इसमें अच्छे से कार्य कर पाएंगे। फिर प्रयोगशाला का विस्तार विद्यार्थियों की संख्या पर भी निर्भर करता है। प्रयोगशाला का जो विस्तार है वो विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करने का मतलब अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो अपनी प्रयोगशाला को बड़ा भी कर सकते हैं। मान लो अपने को लग रहा है कि अपने जो प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं उसमें 30 बच्चे तो नहीं, ज़्यादा ही बच्चे कार्य करेंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या हो सकता है किसी संस्था के अंदर, किसी स्कूल कॉलेज में ज़्यादा हो, तो वो उस हिसाब से इसका विस्तार भी कर सकते हैं। अपने एक सामान्य कॉमन फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो उसका विस्तार भी किया जा सकता है। और आदर्श ये आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल अगर एक्यूरेट अपने काम करना चाहते हैं तो अपने ये मान के चलते हैं कि 24 विद्यार्थी एक साथ कार्य करें, तो वो फिर अरेंजमेंट भी बिल्कुल सही बनता है और बच्चे सभी अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो वैसे तो 30 विद्यार्थियों की अपने बात कर रहे हैं प्रयोगशाला के प्रारूप में, लेकिन अगर अपने और भी अच्छे से बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो अपने ये कह सकते हैं कि अगर 24 विद्यार्थियों को एक साथ जो कार्य करवाया जाए प्रयोगात्मक रसायन विज्ञान का, तो वो फिर माहौल भी अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छे सीख पाएंगे, टीचर की सभी बच्चों तक पहुँच भी अच्छे से रहेगी और प्रयोगात्मक कार्य भी अच्छे से संपन्न होगा। तो मतलब टीचर को कोशिश ये करनी चाहिए अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो 24-24 के ग्रुप बना करके, मतलब 24-24 बच्चों की संख्या के आधार पर उनको प्रयोगात्मक कार्य, मतलब एक समय में 24 बच्चों को प्रयोगशाला में जाकर कार्य करवाए। जब उनका संपन्न हो जाए प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक कार्य, उनको बाहर ला करके दूसरे बच्चों को ले जाकर के ऐसे भी करवाया जा सकता है, या फिर प्रयोगशाला का विस्तार करके प्रयोगशाला को बड़ा भी किया जा सकता है। दूसरी बात फिर इसमें कि अपने जो भारत के अंदर ज़्यादातर जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें लगभग 50-50 विद्यार्थियों की संख्या जो है एक साथ वो कार्य करती है, मतलब डिजाइन इस प्रकार से की गई लगभग 50 विद्यार्थियों की उसमें क्षमता रहती है। ठीक है, लेकिन आदर्श अगर अपने माने तो 30 विद्यार्थियों के लिए बनानी चाहिए, और उसमें भी अगर बिल्कुल एक्यूरेट अपने बात करें 24 विद्यार्थी एक साथ कार्य करें तो अच्छे से संपन्न हो सकता है। फिर अगर अपने विद्यार्थी ज़्यादा है, प्रयोगशाला का साइज छोटा है, तो अपने विद्यार्थियों को वर्गों में बांट करके भी प्रयोगात्मक कार्य करवा सकते हैं, ताकि फिर जो है बच्चों को कार्य करने में समस्या या दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। अब 24 विद्यार्थियों की अगर अपने प्लानिंग की बात करें, 24 विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रयोगशाला बनाने जा रहे हैं, उसके भवन के डिजाइन की अपने बात करेंगे तो जो वो सारे 24 विद्यार्थियों को मान करके करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी लगभग वही है कि अगर 50 है तो थोड़ा उसमें विस्तार हो जाएगा, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कमरे की लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अपने कॉमन फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, तो अगर अपने ये माने कि 24 विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रयोगशाला बनानी है जिसमें संख्या 24 है विद्यार्थियों की, तो उसके लिए अपने को क्या मापदंड रखने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो है प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए 6 मेजें होनी चाहिए। प्रयोगशाला के अंदर 6 मेज होनी चाहिए, एक मेज पर 4 विद्यार्थी
24 विद्यार्थियों के लिए अगर अपने प्रयोगशाला का डिजाइन करने जा रहे हैं तो उस प्रयोगशाला के अंदर 6 मेज स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए और एक मेज पर 4 बच्चे जो है बैठ सकते हैं और बैठ करके कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एक मेज अध्यापक के लिए होनी चाहिए, इसके अंदर टीचर जो है उसके लिए भी एक मेज लगी होनी चाहिए। ठीक है, टीचर की जो है बच्चों के सामने होगी, बच्चों की दूसरी साइड होगी, तो ऐसे करके इसमें ये मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक मेज की लंबाई 6 फुट और चौड़ाई 4 फुट होनी चाहिए लगभग, सही अगर बात करें। ठीक है, तो क्योंकि 4 विद्यार्थी एक मेज पर बैठेंगे तो एक मेज जो है उसकी लंबाई 6 फुट और चौड़ाई लगभग 4 फुट होनी चाहिए। ठीक है, 6 फुट जो है लंबा और 4 फुट जो है चौड़ा होना चाहिए एक मेज, जिसमें 4 विद्यार्थी आसानी से बैठ करके अपना कार्य कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों की मेज के बीचों में सिंक होनी चाहिए। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है, उसमें जल की आवश्यकता पड़ती है, आपको पता है बहुत बार, बहुत सारे प्रैक्टिकलों के अंदर। तो सिंक जो है उसकी भी अरेंजमेंट बेंचों के या जो अपने जो मेज बना रहे हैं बच्चों के बीच के अंदर सिंक की व्यवस्था भी होनी चाहिए मेजों के बीच के अंदर, जिसको चारों विद्यार्थी प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब मान लो कि एक मेज है पूरा, उसमें 4 विद्यार्थी ने बैठना है, तो उस मेज के लिए बीच में सिंक की व्यवस्था हो जाएगी, तो जिससे चारों विद्यार्थी आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक मेज पे एक ही होगी सिंक, जिससे चारों विद्यार्थी आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। इसकी उसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। यदि प्रयोगशाला में प्रमाणिक का प्रबंध दूसरी जगहों से किया जाए, मान लो कि अपने एक साइड्स में पानी का अरेंजमेंट एक जगह कर दिया प्रयोगशाला के भवन में, एक साइड में सभी बच्चों ने वहीं से पानी अपना यूज करने के लिए ले लेना है, तो बीच में सिंक की फिर आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, और वैसे तो पानी का जो प्रबंध है वो एक साइड में अपने कह सकते हैं कि एक तरफ ही होना चाहिए प्रयोगशाला के अंदर, क्योंकि जब सिंक जगह जगह पे लगाए जाते हैं तो उससे पानी का रिसाव भी हो सकता है, या बच्चों का जो प्रयोगात्मक सामग्री है वो भी गिल्ली होने का भय या डर रहता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए पानी का प्रबंधन पाइपों के द्वारा या एक जगह पे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी अपने ध्यान रखना है जब अपने इसका जो है डिजाइन करना है या इसका अपने प्रोफॉर्मा बनाना है। फिर मेजों की ऊपरी सतह इस प्रकार के पदार्थों की बनाई जाए कि उस पर अम्लीय क्षार का प्रभाव न हो, क्योंकि जो मेज है उनके ऊपर जैसे जो प्लाई वगैरह लगाते हैं या कोई अपने कह सकते हैं चद्दर लगाते हैं मेजों के ऊपर, तो ऊपर वाली सतह पर होगा तभी जो भी अपने लगानी है, प्लाई लगानी है या कोई और चीज़ भी लगानी है, माइका या प्लाई जो भी लगाते हैं कार्डबोर्ड वगैरह, तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसमें अमल क्षार का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है तो इसमें रसायनों का उपयोग तो बच्चे करते ही हैं, तो जो रसायन है वो थोड़े बहुत मेजों के ऊपर भी गिर जाते हैं, ताकि वो जो मेज है उसके ऊपरी सतह पर अगर अच्छे पदार्थ को लगाया गया होगा तो अमल क्षार का प्रभाव उस पर ज़्यादा नहीं होगा, तो जिससे वो जल्दी से फिर मेज जो है खराब नहीं होगी, उनकी ऊपरी सतह जो जल्दी से वो फिर खराब भी नहीं होगी। कहने का मतलब मेजों की ऊपरी सतह जो है उस पर जो है अच्छे पदार्थ जो है उसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि अमल क्षार का प्रभाव उन पर ना पड़े। फिर मेजों को फर्श में जमा कर नहीं रखना चाहिए ताकि इन्हें हटाया भी जा सके, मतलब जो मेज अपने रखते हैं फर्श के ऊपर उनको फिक्स नहीं करना है एक जगह पे, फिक्स वाले जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे मेज जो होती है कक्षों में फिक्स कर दिए जाते हैं, वो नीचे फर्श के अंदर, वो फिर आगे पीछे नहीं हो सकते, जहाँ लगा दिए वही रहते हैं, बच्चा उनको खींच के आगे पीछे नहीं कर सकता करने का मतलब। तो प्रयोगशाला के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य के लिए मेज को आगे पीछे भी करना पड़ सकता है ना। और साफ सफाई के लिए प्रयोगशाला के अंदर जब साफ सफाई करनी है कर्मचारी को, फोर्थ क्लास को, तो उसको भी मेजों को सफाई के लिए आगे पीछे करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेज जो है वो ये यूँ कह सकते हैं कि फर्श के अंदर स्थिर या फिक्स नहीं करनी चाहिए, आगे पीछे करने वाले होने चाहिए, ताकि जो है बाद में विद्यार्थियों को या सफाई कर्मचारी को किसी प्रकार की समस्या पैदा ना हो। फिर ये जो प्रयोगशाला के अंदर मेज में यंत्र तथा सामान रखने के लिए कप बोर्ड्स होने चाहिए। अध्यापक की मेज में भी गैस बर्नर, सिंक, बिजली, कप बोर्ड्स आदि का प्रबंध होना चाहिए। अब मेज जो है, मेज के ऊपर यंत्र वगैरह क्योंकि प्रयोग जब अपने करना है, प्रयोगात्मक कार्य करवाना है बच्चों से, तो यंत्रों की जरूरत पड़ती है, बच्चे यंत्रों का उपयोग करते हैं।
तो मेज जो है इसके ऊपरी सतह पे जगह बनाई जानी चाहिए या जगह बननी होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे जो है यंत्र अथवा सामान अपना आसानी से रख सकें। टीचर जो है या अध्यापक जो है उसकी जो मेज है उसके ऊपर भी सामान के लिए जगह बनी होनी चाहिए। इसके अलावा गैस बर्नर, सिंक, बिजली, कप बोर्ड आदि का प्रबंध टीचर की मेज पे भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर पहले बच्चों को प्रयोग करके दिखाएगा, फिर बच्चे उसके आधार पर अपना प्रयोग समय करेंगे। तो टीचर अपना प्रयोग जब बच्चों को करके दिखाएगा पहले, तो वो अपनी मेज पर खड़ा होकर करेगा ताकि सभी बच्चे अपनी अपनी मेज पे जो बैठे हैं उसको आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, इसलिए टीचर की मेज पे भी ये सारा प्रबंधन होना चाहिए, ये डिजाइन के अंदर है। इसके बाद अपने बात करें तो विद्यार्थियों के बैठने के लिए ऊंचे स्टूल होने चाहिए। मेज की बात कर ली, बच्चों के आगे जो मेज रखे जाने हैं, अब बैठने के लिए स्टूल होते हैं जो बच्चों के, वो भी ऊंचे स्टूल की व्यवस्था होनी चाहिए। स्टूल होने चाहिए बच्चों के बैठने के लिए, और ऊंचे और ज़्यादा नीचे भी होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए ताकि बच्चे रिलैक्स फील कर सके बैठे हुए, और आगे भी आसानी से जो है उनको जो काम बताया जा रहा है उसको देख सके। क्योंकि प्रयोगशाला में विभिन्न ऊंचाइयों के विद्यार्थी प्रयोग करने के लिए आते हैं, इसलिए स्टूलों को भी विभिन्न ऊंचाइयों को बनाना चाहिए। ये आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है कि लास्ट रो पे जो बच्चे बैठेंगे, जो फर्स्ट रो पे बैठेंगे, उनमें ऊंचाई का फर्क होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो इसलिए आगे से पीछे की तरफ जो है स्टूलों की ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट रो वाले जो स्टूल हैं उनकी ऊंचाई थोड़ा कम होनी चाहिए, उसके पीछे वाले रो के स्टूलों की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा, ऐसे पीछे की तरफ। लास्ट वाले जो रो के स्टूल हैं उनकी ऊंचाई पहले वाले रो से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब पीछे जाने में स्टूल की जो ऊंचाई है वो बढ़ती जानी चाहिए, ताकि पीछे वाले बच्चों को भी आसानी से ब्लैक बोर्ड जो वो दिखाई दे सके, या टीचर जो प्रयोग करके बता रहा है वो उनको आसानी से दिखता रहे और समझ में भी आता रहे। इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सामान्य अगर बात करें ऊंचाई की कॉमन, तो जो स्टूल है वो 22 इंच से 25 इंच तक ऊंचाई के हो सकते हैं। स्टूलों की जो ऊंचाई है वो 22 इंच से 25 इंच तक हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर यूँ करते हैं स्टूलों की जो ऊंचाई है वो 22 इंच से 25 इंच के बीच तक रखनी चाहिए। तो इसमें भी यह हो जाएगा कि जो फर्स्ट रो वाले आगे वाले स्टूल उनकी ऊंचाई लगभग अपने मान लो 20-22 इंच तक होनी चाहिए, और लास्ट रो तक जाते जाते इसकी ऊंचाई 25 इंच तक हो जाएगी। ठीक है, 22 इंच से शुरू करके अपने लास्ट रो तक वाले स्टूडेंट को 25 इंच तक ले जा सकते हैं। सामान्य इतनी होनी चाहिए तो बैठने में दिक्कत नहीं आती है। फिर स्टूलों के जो अपने कह सकते हैं कि पाँव है, या इनकी जो स्टूलों के जो नीचे वाले जो सिरे हैं जो फर्श से टच करेंगे स्टूलों के, तो उनके ऊपर जो है रबड़ लगा देनी चाहिए ताकि उनको इधर उधर खिसकाने में आवाज़ भी ना आए और फर्श भी खराब ना हो। अपने जैसे चारपाई के जो पावे होते हैं लोहे वाली जो चारपाइयाँ हैं, लोहे वाली चारपाइयों के जो पावे होते हैं, आपको पता है कि नीचे रबड़ चढ़ाई जाती है ताकि उनको फर्श पे अपने इधर उधर करें तो आवाज़ नहीं करें, दूसरा जो फर्श वो भी खराब ना हो। ऐसे जो स्टूल के भी अपने कह सकते हैं कि नीचे वाले जो पावे हैं, जो सिरे हैं, उनके ऊपर रबड़ी चढ़ा देनी चाहिए ताकि जब इनको इधर उधर खिसकाएं आवाज़ भी ना आए और फर्श भी खराब ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान में अपने को रखना है। ये तो अपने जो मेज है उनके भी नीचे वाले सिरों पे और स्टूल के भी नीचे वाले सिरों दोनों पे भी जो है रबड़ चढ़ा देनी चाहिए। फिर मेज पर काम करने वाले 4 विद्यार्थियों में से 2 का मुंह अध्यापक की ओर होगा, 2 की पीठ उधर होगी। मतलब 4 में से 4 विद्यार्थी जो है वो आमने सामने मुंह करके ऐसे बैठेंगे। बैठक व्यवस्था आपको पता है प्रयोगशाला का मतलब आमने सामने मुंह करके विद्यार्थी जो है वो बैठ करके अपना प्रयोग करें। इस प्रकार से व्यवस्था फर्नीचर की इसके अंदर की जानी चाहिए या होनी चाहिए। इसके अलावा प्रयोगशाला में कुछ 6 इंच की ऊंचाई के स्टूल भी होने चाहिए जिन पर चढ़कर बहुत छोटे कद वाले विद्यार्थी प्रयोग कर सके। अब मान लो कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी आ जाते हैं कक्षा में जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, तो कुछ स्कूल जो है वो अपने कह सकते हैं 6 इंच की ऊंचाई तक भी होने चाहिए ताकि वो जो है उनके ऊपर बच्चे जो चढ़ करके खड़े होकर के अपना प्रयोग कार्य आसानी से कर सके। उनके लिए व्यवस्था नहीं जिनका कद बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, फिर प्रयोगशाला विज्ञान के सभी विषयों के लिए यूज होती है। अब एक तो प्रयोगशाला वो होती है जो भी अभी अपनी बात कर रहे थे जो रसायन विज्ञान के लिए स्पेशल,
ठीक है, काम करेगी भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के लिए, जीव विज्ञान के जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, वो स्पेशल प्रयोगशाला होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एक होती है सामान्य प्रयोगशाला जो लगभग सभी विषयों के लिए कॉमन काम आती है। आपको पता है कि अपने टीचिंग सब्जेक्ट है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस वो सब्जेक्ट होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, सभी का टॉपिक होते हैं। और 10वीं तक 10th लेवल तक जो साइंस पढ़ाई जाती है बच्चों को स्कूल के अंदर, जो विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है वो जनरल साइंस भी होता है। उसमें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है वो लगभग सभी सब्जेक्टों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। अगर अपने सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला की डिजाइन की बात करें, ये तो थी विशेष स्पेशल, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, तो अपनी केमिस्ट्री वाले की बात की, साइंस विज्ञान की प्रयोगशाला की। अब अगर अपने सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला की डिजाइन की थोड़ी सी बात करें जो कॉमन काम आ सके सभी के लिए, तो उसमें क्या होगा, लगभग तो वही रहेंगे मापदंड, वो ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसके लिए इसमें हम 12 मेजें रख सकते हैं। ठीक है, सामान्य है, सभी सब्जेक्ट के लिए काम आएगी। तो इसमें जो है 12 मेजें रखी जाएंगी और इसकी विशेषता ये होगी इसमें अध्यापन कार्य भी करवाया जाएगा साथ में। मतलब पहले वाली प्रयोगशाला सिर्फ प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए उपयोग की ली जाएगी, लेकिन जो सामान्य प्रयोगशाला है इसमें प्रयोगात्मक कार्य भी करवाया जाएगा और बच्चों को इसमें अध्यापन कार्य भी करवाया जाएगा। मतलब बच्चों को वही पढ़ाया भी जाएगा और वही उसमें प्रयोग भी करवाया जाएगा। अब इसमें 12 मेज होनी चाहिए लगभग, पहले वाले में उसने 6 रखी थी, इसमें 12 मेजें रखी जा सकती हैं और वही प्रत्येक मेज की लंबाई 6 फुट और चौड़ाई 2 फुट 6 इंच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो मेज की है इसमें रखने 24 है और लंबाई 6 फुट रखनी है, चौड़ाई इसकी जो है 2 फुट 6 इंच लगभग होनी चाहिए, इतनी लंबाई चौड़ाई की मेज रखनी है इसमें। और प्रत्येक मेज जो है 2-2 विद्यार्थियों के लिए होगा, एक मेज में 2 विद्यार्थी बैठेंगे। उधर अपने एक पे 4 की बात की थी, इसमें एक पर 2 बैठेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी अध्यापक के मुंह करके बैठेंगे इसमें सभी, उसमें तो था भी 2 विद्यार्थी अध्यापक की तरफ मुंह करेंगे, 2 विद्यार्थी अध्यापक की तरफ पीठ, मतलब विद्यार्थियों को मुंह आमने सामने। लेकिन इसमें किसी भी विद्यार्थी के अध्यापक की तरफ पीठ नहीं होगी, सभी विद्यार्थी अध्यापक की तरफ मुंह करके बैठेंगे। इसमें 2-2 विद्यार्थी एक बेंच पे बैठेंगे। ठीक है, और बाकी लगभग वही है प्लान डिजाइन जो अपने पहले पढ़ चुके, इतना से फर्क है। एक तो इसमें ये फर्क आ गया कि इसमें 24 मेज होंगे, इसमें 12 थे। ठीक है, सॉरी 6 थे, इसमें 24 होंगे और इसमें विद्यार्थी अध्यापन कार्य भी करेंगे, प्रयोगात्मक कार्य भी करेंगे, मतलब वहाँ पढ़ेंगे भी और प्रैक्टिकली काम भी करेंगे। उसमें सिर्फ प्रैक्टिकली कार्य कराया जाता है। तीसरा फर्क ये है कि यह सभी विषयों के लिए विज्ञान के जो सामान्य रूप से उपयोगी है, विज्ञान के जो भी विषय होते हैं पहले वाली स्पेशल सब्जेक्ट के लिए होती है, रसायन विज्ञान के लिए अलग, भौतिक विज्ञान के लिए अलग, ठीक है, जीव विज्ञान के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग होती है। ये इसके अंदर अपने जो है डिजाइन के अंदर बातें जो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर अपने डिजाइन के अंदर और बात करें, प्रयोगशाला का मुख्य भवन की बात करेंगे, अपने भवन प्रयोगशाला का, तो प्रयोगशाला का मुख्य सदा उत्तर की ओर होना चाहिए ताकि उसमें प्रकाश खिड़कियों से और दरवाजे से आसानी से आ सके, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर जो है प्रकाश की आवश्यकता अधिक होती रहती है। इसलिए कोशिश ये रखनी चाहिए कि प्रयोगशाला का जो गेट है, जो इसका अपने कह सकते हैं कि भवन का जो खिड़की है, जो गेट है, मुख्य द्वार है, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए ताकि उसमें प्रकाश आने से आ सके। खिड़कियां फिर इसमें कांच की होनी चाहिए। प्रयोगशाला के अंदर जो खिड़कियां यूज की जाती है, खिड़कियां लगाई जाती है, वो कांच की होनी चाहिए इसके अंदर। और रोशनदान का प्रबंध होना चाहिए हवा के लिए, प्रयोगशाला भवन के अंदर रोशनदान लगे होने चाहिए। हवा क्रॉसिंग होना बहुत जरूरी है प्रयोगशाला के अंदर, क्योंकि केमिकल जो है उनकी स्मेल वगैरह भी होती है, तो इसलिए रोशनदानों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर प्रयोगशाला में छत के बीच में एक मोटा कांच लगा देना चाहिए जिससे प्रकाश अंदर आ सके। मान लो साइडों में हमने जो खिड़कियां लगाई है वो तो कांच की हैं, इसके अलावा छत के ऊपर भी अपने एक मोटा कांच, एक जैसे अपने प्रकाश के लिए भवनों के अंदर आपको ध्यान हो छत में छोटी सी वो रखते हैं अपने विंडो टाइप गैलरी ना, जिसमें जाल लगा देते हैं और उसमें से प्रकाश आता है। ऐसे प्रयोगशाला जो है इसके अंदर छत के अंदर भी एक मोटे कांच को लगा देना चाहिए एक छोटी सी जगह में फिक्स करके, ताकि वहां से प्रकाश जो है प्रयोगशाला के अंदर आता रहे। खिड़कियों को फर्श से 4 फुट उल्टा रखना चाहिए।
जो खिड़कियां अपने दीवार के अंदर लगानी है वो फर्श से 4 फुट ऊंचाई पे लगानी चाहिए, लगभग फर्श से 4 फुट ऊंचा जाकर के दीवार के ऊपर फिर खिड़कियां जो वो लगाई जानी चाहिए। खिड़कियों को कमरे से बाहर की ओर खुलने वाली बनाना चाहिए ताकि उनको खोलने में आसानी रहे। अंदर की तरफ खुलने वाली खिड़कियां नहीं होनी चाहिए प्रयोगशाला में, ऐसी खिड़कियां हो जिनको बाहर की तरफ खोला जा सके ताकि उनको खोलने में आसानी रहे और किसी प्रकार की समस्या जो है वो ना आए। इसके अलावा प्रयोगशाला के किनारों पर कुछ मेजें होनी चाहिए जिसमें सिंक गैस का प्रबंध हो। किनारों पर कुछ मेजें लगी हो, है ना, किनारों के ऊपर साइड में, दीवारों के साइड में या फिर कोनों में, ताकि उसमें कोई सामान वगैरह रखना है या कोई अन्य प्रबंध करना है तो वो आसानी से किया जा सके। इसके अलावा प्रयोगशाला में दीवार के किनारों पर कुछ स्थानों पर अलमारियां, दीवारों के किनारे जो है या अपनी सकते हैं कि दीवारों में अलमारियां भी बनाई जानी चाहिए प्रयोगशाला में, क्योंकि उसमें फिर अपने सामान वगैरह भी रख सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्य करते समय कोई उपकरण भी रखा जा सकता है, तो अलमारियां जो है दीवारों के बीच में बनाई जानी जरूरी होती है। ठीक है, अलमारियों के अंदर अपने रासायनिक पदार्थ या यंत्र आसानी से रख सकते हैं। और छोटी अलमारियां भी कुछ होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपनी नोटबुक या कुछ ऐसा सामान जो है आसानी से रख सके इकट्ठा करके। दीवार में एक छोटा सा ऐसा स्थान भी होना चाहिए जहाँ विद्यार्थियों के लिए कप बोर्ड्स की चाबियां रखी जा सके। ठीक है, तो बीच में कोई चाबियां रखने के लिए छोटा सा अपने कह सकते हैं भी एक स्थान बनाया जाना चाहिए जिसमें चाबियां जो है कप बोर्ड वगैरह की आसानी से रखी जा सके। प्रयोगशाला की छत में एक पानी की टंकी का प्रबंध होना चाहिए। प्रयोगशाला की छत के ऊपर पानी की टंकी का प्रबंध होना जरूरी है, क्योंकि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है या किसी भी विज्ञान की प्रयोगशाला है उसमें जल की आवश्यकता पड़ती है, तो पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े सिंक में या कहीं और भी तो पानी का आसानी से उपयोग जो वो किया जा सके। प्रयोगशाला में बुनसर बर्नर का प्रयोग किया जाए तो उसके लिए गैस की टंकी का होना आवश्यक है। बुनसर बर्नर जो आपको पता है कि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में यूज होता ही होता है, तो उसके लिए फिर एक गैस टंकी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि इसमें जब जरूरत पड़े गैस का उपयोग अपनी आसानी से कर सके। ठीक है, प्रयोगशाला की दीवारों में कुछ ईंटें निकालकर इसके ऐसे स्थान बना लेने चाहिए भौतिक दूल्हा का उपयोगी यंत्र। प्रयोगशाला की दीवारें बीच में से कुछ जगह से ऐसी ईंटें निकाल के ऐसी जगह बना लेनी चाहिए जहाँ पे भौतिक दूल्हा वगैरह जो उपकरण है जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में दोनों में यूज होते हैं, जिनका वहाँ पे इनको आसानी से लगाया जा सके और रखा जा सके यंत्रों को। अध्यापक की मेज के पीछे एक बड़ा शामपट भी होना आवश्यक है। जैसे अपने शामपट लगा हुआ है तो अध्यापक की जो मेज लगी होगी प्रयोगशाला में उसके पीछे शामपट लगाना चाहिए ताकि अध्यापक समय समय पे कोई भी गणना है या वो डायग्राम है तो उसको आसानी से ब्लैक बोर्ड या शामपट की सहायता से बच्चों को समझा सके। शामपट जो है बड़े आकार का होना चाहिए जिसमें जो है चित्र भी उसके जो है ऊपर आसानी से बनाया जा सके और बच्चों को आसानी से दूर तक वो दिखाई दे सके। इस प्रकार से शामपट जो है उसके अंदर लगाया जाना चाहिए। फिर प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थों की गंध को बाहर निकालने का प्रबंध होना चाहिए। प्रयोगशाला के अंदर जो रासायनिक पदार्थ की जो स्मेल आती है उसको बाहर निकालने का प्रबंध है, इसको मैंने बता दिया रोशनदान होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एडजस्ट फैन वगैरह लगे होने चाहिए जिसके द्वारा जो स्मेल को बाहर निकाला जा सके। ये इसके अंदर अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा यह बात भी ध्यान में रखनी है कि प्रयोगशाला का फर्श मजबूत होना चाहिए। गंदा पानी बाहर निकालने के लिए फर्श के ऊपर नालियां नहीं कूदी होनी चाहिए, इससे कुछ गंदा रहता है। एक तो फर्श मजबूत होना चाहिए प्रयोगशाला का और दूसरा इसके ऊपर प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल पानी खड़ा ना हो, पानी बाहर निकलता रहे, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर पानी खड़ा होगा तो केमिकलों की स्मेल जो है वो पहले बोल होती है प्रयोगशाला में, दुर्गंध आने लग जाएगी, प्रयोगशाला के अंदर खड़े होना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, फर्श की ऐसे बनावट होनी चाहिए कि मजबूत भी हो और उसके ऊपर पानी खड़ा ना हो, तुरंत ज़्यादा अगर रिसाव हो रहा है या सिंक या बच्चे यूज कर रहे हैं पानी गिर रहा है फर्श पे तो तुरंत बाहर निकलता जाए। प्रयोगशाला में एक ऐसी मेज भी रखी जानी चाहिए जिसमें यंत्रों को रखा जा सके। बीच में बड़ी मेज रखी है एक साइड में जिसमें जो यंत्र हैं उपयोग करने के लिए जो प्रयोगशाला के अंदर होते हैं उनको उसके ऊपर रखा जा सके। प्रयोगशाला से लगा हुआ एक ऐसा कमरा भी होना चाहिए, प्रयोगशाला के साथ अटैच एक रूम होना चाहिए ऐसा जिससे ऐसा सामान अथवा यंत्रों को रखा जा सके जिससे प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल या प्रयोग ऐसे होते हैं जो साल में 1-2 बार बच्चों से करवाए जाते हैं या बच्चों को करके दिखाए जाते हैं, तो उन यंत्रों को रखने के लिए प्रयोगशाला से अटैच या प्रयोगशाला के साथ एक छोटा सा कमरा होना चाहिए जिसमें ऐसे यंत्रों को उपकरणों को
रखा जाए। इस सामान को रखने के लिए दीवार के अंदर भी स्थान बनाया जाता है, दीवार के अंदर भी जगह बना करके उनको अपने रख सकते हैं। ठीक है, सामान को रखने के बाद बंद करने के लिए किवाड़ की व्यवस्था, किवाड़ मतलब गेट भी लगा हुआ होना चाहिए जिसमें धूल से इनको सामान को बचाया भी जा सके और सुरक्षा भी हो सके। इस कमरे में अध्यापक के लिए एक ऐसी मेज होनी चाहिए जिसमें वह कक्षा में प्रदर्शन करने के लिए पहले से तैयारी कर सकता है। अब प्रयोगशाला के साथ अटैच जो रूम है वहाँ पर एक मेज भी लगी हुई है अध्यापक के लिए। अध्यापक वहाँ बैठ के जैसे कोई उपकरण है उसका यूज करके बच्चों को दिखाना है तो टीचर पहले वहाँ बैठ के उसका सेटअप कर सके, उसके बारे में जो उसने तैयारी करनी है वो कर सके, फिर बाहर आकर प्रयोगशाला में बच्चों को दिखा करके प्रयोग के बारे में बता सके। इस कमरे में मतलब जो इससे जुड़ा हुआ कमरा है प्रयोगशाला से, पानी, गैस, रोशनी आदि का प्रबंध भी होना चाहिए। इस कमरे को भी बंद रखने के लिए कबाड़ होने चाहिए जो प्रयोगशाला की ओर खुले हो, मतलब जो अटैच कमरा है उसमें भी कबाड़ लगा हो और उसका गेट प्रयोगशाला की तरफ भी होना चाहिए। तो ये था डिजाइन एक सामान्य प्रयोगशाला का जो हमने पढ़ा। तो ये कॉमन डिजाइन अगर आप पेपर पे आए तो लिख सकते हैं, लगभग सभी विषयों के अंदर ये अपने कह सकते हैं कि उपयोगी हो सकता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बाकी लगभग सेम भी रहते हैं। तो ये था रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का डिजाइन या प्रारूप, मतलब कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। कल अपने जो ये पॉइंट अपना जो रह गया रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में सुरक्षा के क्या क्या प्रबंध होने चाहिए, सुरक्षा के लिए क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, इनके बारे में अपने कल वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।